Hello and welcome to understand UPSC's daily current affairs initiative currently with the Dimension Factory. So as you know कि Dimension Factory में हम पार्ट वाइज मैनर में डायमेंशंस क्रिएट करते हैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर एंड उसमें अब जो मैंने ऐड किया है कि टॉपर्स कॉपीज भी मतलब कि टॉपर्स कैसे एक पर्टिकुलर आंसर को लिखते हैं पार्ट वाइज मैनर में एंड हम कैसे लिखते हैं मतलब एक नॉर्मल सा जो कैंडिडेट है या एवरेज कैंडिडेट है वो कैसे लिखेगा एंड कैसे और बेटर हम कर सकते हैं वैल्यू एडिशन कर सकते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ एंड ये वीडियो के एंड में हम करते हैं बट जो आज है वो फर्स्ट टाइम आई विल बी स्टार्टिंग सो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना अच्छे से एंड बहुत कुछ सीख के जाओगे इस डेली करंट अफेयर्स इनिशिएटिव में जो कि एडिशनल चीज़ें मैंने ऐड करी है सॉरी सो ये है। और जैसे आप लोगों को पता है कि कल मैंने इंट्रोड्यूस किया कि हमारा जो डिस्कशन होता है डेली करंट अफेयर्स को लेकर जो हम आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं उसको मैं सेपरेटली एक सीट लेता हूँ और वर्ड बाय वर्ड और सेंटेंस बाय सेंटेंस चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। हाईलाइट तो करता ही था बट ये भी करता हूँ एंड प्लस अगर कुछ वैल्यू एडिशन करनी होती है कुछ और इन्फॉर्मेशन बेसिक इन्फॉर्मेशन मुझे देनी होती है तो मैं साथ साथ आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आज भी वही करेंगे, आज से इनफैक्ट आगे भी ऐसे ही करेंगे एंड इस तरीके से एनालाइज करना ईजियर होता है, खास करके जो बिगिनर होते हैं उनको चीज़ें समझ ईजिली आती है। ठीक है, सो दिस थिंग ऑल्सो जो हमारा कोट वाला सेक्शन है तो कोट वाला सेक्शन है, आज का कोट है, आपको पता है कि उसमें क्या करना है कि आपको उस कोट से रिलेटेड जो भी कोट दे रहा हूँ मैं उसमें जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है वो आपको बताना है, प्लस जो रियल लाइफ जो रेलिवेंट एग्जाम्पल है उस कोट से रिलेटेड वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। आई मीन जो कीवर्ड है वो तो लिखना ही है, कीवर्ड्स जो है वो तो लिखना ही है, साथ साथ रेलिवेंट जो एग्जाम्पल है वो भी आपको देना। सो टुडेज कोट इज द फ्यूचर विल बी कोडेड बाय दोज हु ऑन द पास्ट, द फ्यूचर विल बी कोडेड बाय दोज हु ऑन द पास्ट। सो आज का कोट यही है एंड आपको कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट बताने हैं एंड रेलिवेंट एग्जाम्पल देना है। सो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारे डिस्कशन का होता है वो ऑब्वियसली हमारा इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स आया है आज हिंदू में उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले देख लेते हैं हु डिसाइड्स द नॉमिनेशन टू यूटी असेंबलीज। सिंपल है, इसमें हम जो यूनियन टेरिटरीज है खास करके जम्मू एंड कश्मीर में जो नई असेंबली बनाई गई है यूटी जो मतलब कि बाइफरकेट किया गया था जम्मू एंड कश्मीर को एंड लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर बन के आया एंड जम्मू कश्मीर अब यूटी तो बना ही, साथ साथ उनको असेंबली भी दी गई जो कि लद्दाख के साथ नहीं है। सो द पॉइंट इज कि वहाँ पे जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं मतलब एमएलएज, कुछ एमएलएज नॉमिनेट किया जाता है। एज यू नो कि पार्लियामेंट में भी कुछ लेजिस्लेटर को नॉमिनेट किया जाता है, लोकसभा में पहले किया जाता था अब हटा दिया गया है, बट राज्यसभा में आज भी 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। तो उससे रिलेटेड प्रोविजंस देखेंगे एंड उसमें COM दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड ऑन एडवाइस पे वो काम होता है, होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और इससे रिलेटेड अभी जो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट है उसमें केस चल रहा है तो उसको भी हम समझेंगे, मतलब कि ओवरऑल पूरा डिस्कस करेंगे इसके बाद, और रेलिवेंट आर्टिकल्स तो आएंगे ही इसके साथ। हाँ, तो ये पॉलिटी का सेकेंड GS2 का पॉलिटी जो है हमारा उस सेक्शन में ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ जब हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल सुप्रीम कोर्ट केसेस आर्टिकल्स ये सब आएंगे तो प्रीलिम्स के लिए भी रिवीजन साथ साथ होता जाएगा। द हिंदू पेज नंबर 10 सेकंड जो आर्टिकल है ग्लोबल हंगर से एंड उसमें इंडिया का रोल। तो एक रिसेंट रिपोर्ट आया यूनाइटेड नेशन का, उसी रिपोर्ट के थ्रू हम समझेंगे कि इंडिया कितना आगे बढ़ा है एंड इंडिया को और क्या जरूरत है करने की। खास करके अब हम कैलोरीज वाला जो मतलब कि इशू है वो एड्रेस कर लिया, मतलब जो लोगों को फूड की सिक्योरिटी की बात थी वो बहुत हद तक हमने एड्रेस कर लिया, बट न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी अभी भी एक इशू है तो कैसे हम उसको और बेटर कर सकते हैं उसी पर ये पूरा आर्टिकल है। एंड आपको पता है कि GS2 में सोशल इशूज में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉवर्टी एंड हंगर, मतलब पॉवर्टी एंड हंगर रिलेटेड इशूज। तो ये क्वेश्चन आपको हर साल मेंस में एक इस दोनों के संदर्भ में मिलता है तो इसीलिए हम इसको समझेंगे और मल्टीपल स्कीम्स इसके इस आर्टिकल के अंदर आएगा तो उसको भी हम समझेंगे। ठीक है, द हिंदू और एडिटोरियल पेज नंबर 8 में नेक्स्ट आर्टिकल इज टोल कलेक्शन को लेकर है नेशनल हाईवेज पे। तो टोल कलेक्शन किस लॉ के बेसिस पे किया जाता है, कौन सी गवर्नमेंट के पास, मतलब कि फेडरल स्ट्रक्चर के हिसाब से देखो तो सेंट्रल है या स्टेट लेवल गवर्नमेंट उसके पास पावर्स है। एंड अभी जो रिसेंटली PSC जो कमिटी है पार्लियामेंट की उसने रिकमेंडेशन दिया कि कैसे और जो मतलब कि इश्यूज होते हैं टोल कलेक्शन में उसको बेटर कर सकते हैं, कुछ रिकमेंडेशन दिया उसको हम देखेंगे और साथ में फास्ट टैग को लेकर क्या रिकमेंडेशन दिया उसको भी हम देखेंगे और उससे रिलेटेड बहुत सारे कीवर्ड्स आएंगे उसको डिस्कस करेंगे। एंड यू नो कीवर्ड्स में वी हैव सम कीवर्ड्स रिलेटेड टू जो PPP पार्टनरशिप होती है तो TOT, ठीक है, BOT, ये सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे इसमें। एंड ये है द हिंदू पेज नंबर 10। नेक्स्ट आर्टिकल इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट, सो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है उसको डिस्कस करेंगे जिसमें वी हैव वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, सॉरी। सो इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड इकोनॉमिक्स में जो हमारी बेसिक्स होती है, मैंने बोला ना बिगनर के लिए चीज़ें जितनी आसान कर पाए हम करेंगे। देन वी हैव इंडियन एस्ट्रोनॉट टू लैंड ऑन मून ऑन इन 2040, ऐसा बोला है हमारे यूनाइटेड जो यूनियन मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में। सो अपकमिंग जो प्लान्स हैं इसरो के कि हम कहाँ मतलब कि इंडिया जो है या कह सकते हो हमारे जो मिशन है कहाँ कहाँ जाएंगे उन सारी चीज़ों को देखेंगे और ये खास करके स्टेट PCS के लिए ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी है। हम अपने मेंस के आंसर में भी इसको कोट कर सकते हैं, साथ साथ प्रीलिम्स में भी प्रोबेबली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एंड GS3 में साइंस एंड टेक में तो है ही, तो उस हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। तो द हिंदू पेज नंबर 5 इसको देखेंगे एंड देन वी विल मूव टू द डायमेंशन फैक्ट्री और एक पार्ट उस क्वेश्चन का करेंगे। एंड वी हैव टुडेज क्वेश्चन जो है आज हमने शुभम कुमार
जो सर है जिनका रैंक 1 आया था 2020 में, उन्होंने उस पार्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया और हम कैसे करेंगे, उस अप्रोच को कंपेयर करते हुए हम सीखेंगे कि बेस्ट पॉसिबल वे में कैसे हम आंसर लिख सके। ठीक है, लेट अस गो टू द फर्स्ट आर्टिकल। एंड इस आर्टिकल में थोड़ा सा कंटेक्स्ट दे देता हूँ कि जो जम्मू एंड कश्मीर बनाई गई है, जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी बनाई गई है विद लेजिस्लेचर। आपको पता है 2019 में 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट किया गया एंड लद्दाख को सेपरेट यूटी बनाया गया, जम्मू कश्मीर को सेपरेट यूटी बनाया गया। तो एक एक्ट पास हुआ जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ठीक है, अब इसी एक्ट के बेसिस पे जम्मू कश्मीर की असेंबली भी आई है और असेंबली के अंदर क्या है, इलेक्टेड मेंबर्स तो होंगे ही, कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होंगे। और वो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे क्या वो COM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इसी को लेकर अभी जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट में केस चल रहा है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट क्या है और स्टैट्यूटरी मैंडेट जो है, अदर्स जो यूटीज है जैसे पुडुचेरी, दिल्ली, उससे रिलेटेड चीज़ों को समझेंगे। एंड फिर वी विल ट्राई टू एनालाइज कि आगे क्या करना चाहिए, मतलब बेस्ट पॉसिबल में क्या होना चाहिए, कि क्या नॉमिनेटेड मेंबर्स है उनको COM के एडवाइस पे लेफ्टिनेंट गवर्नर को इलेक्ट करना चाहिए, मतलब सेलेक्ट करना चाहिए, नॉमिनेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें हम समझेंगे। एंड 2 इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट केसेस भी है, उसको भी हम समझेंगे। एक बहुत सुंदर कीवर्ड कह सकते हो, 3 वर्ड्स हैं, ट्रिपल चेन ऑफ कमांड, इसको समझेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है दिल्ली यूटी से रिलेटेड, उसके पावर से रिलेटेड, तो इसमें हम इस चीज को भी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली क्या है, इस पे हम बाद में आएंगे। तो इफ यू नो, पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं। ठीक है, आर्टिकल 331, सॉरी पहले लोकसभा तो लिख लूँ, लोकसभा एंड राज्यसभा। आपको पता है कि लोकसभा में क्या है कि एंग्लो इंडियंस के लिए सीट्स रिजर्व हुआ करते थे, 2 सीट, और प्रेसिडेंट ही उनको नॉमिनेट करते थे 2 मेंबर्स को, एंड वो COM के एडवाइस पे करते थे। ठीक है, बट इसको ना 2020 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हटा दिया गया है। आप लोग ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ है उसका नंबर बता देना। इससे पहले भी मैं एक बार पूछ चुका हूँ, जो नए हैं वो प्लीज इसका आंसर कर देना कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 104, 105 या 103, इनमें से वो पार जो थी या ये जो रिजर्वेशन थी एंग्लो इंडियंस के लिए, वो 2020 में हटा लिया गया। ठीक है, अब राज्यसभा में 12 मेंबर्स होते हैं, उसको नॉमिनेट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, अगेन यहाँ भी करते थे, एंड यहाँ भी COM के एडवाइस पे करते थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस पे करते थे। तो पार्लियामेंट में तो ऐसा चल रहा है या चलता आ रहा था। हम आते हैं स्टेट जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, 6 स्टेट्स में है। तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो सीट्स रिजर्व की जाती है, 1/6 सीट्स रिजर्व की जाती है, सॉरी नॉमिनेट की जाती है फॉर द मतलब जिसे गवर्नर चुनते हैं वहाँ के, एंड ये भी 1/6 सीट्स भी जो है COM के एडवाइस पे ही गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो अगर हम पार्लियामेंट देखें या स्टेट देखें, तो दोनों में जो हेड ऑफ द स्टेट है, चाहे हेड ऑफ द स्टेट या मतलब कंट्री का कह लो या स्टेट लेवल पे देख लो, जो डिजिग्नेशन है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर का, वो नॉमिनेट कर रहे हैं, बट किसके मतलब एड ऑन एडवाइस कह लो किसके, तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। बट व्हेन इट कम्स टू यूटीज, अब यूटीज पे आते हैं, तो यूटीज में जो लेजिस्लेचर बनती है वो पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू बनती है। तो अब हम देखते हैं अभी कितने यूटीज हैं जो कि जहाँ पे लेजिस्लेचर है। तो एक तो दिल्ली हो गया, फिर वी हैव पुडुचेरी, यार इतना बड़ा लिखने का कोई काम नहीं, फिर स्पेस नहीं बचेगा, एंड देन वी हैव JNK। इस पे हम आएंगे, इसी का डिस्प्यूट है, इसी को लेकर जो चल रहा है, इशू चल रहा है। एंड ये क्वेश्चन सेंटर स्टेट रिलेशन से भी है, मतलब कि इससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो पॉलिटी में, GS2। ओके, सो ये तो हो गया, फर्स्ट पोर्शन हमने डिस्कस कर लिया कि कॉन्स्टिट्यूशनली क्या है। फिर देयर आफ्टर वी हैव कि यूनियन टेरिटरी जो है, जैसे दिल्ली की बात हो तो सेक्शन 3 में दिल्ली में 1991 में एक्ट आया था, पार्लियामेंट्री एक्ट आया था। तो सेक्शन 3 में ऑल द 70 सीट्स जो है ना, दिल्ली में नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं, उसके असेंबली में 70 के 70 MLA जो है ना इलेक्ट होकर आते हैं, तो कोई रोल ही नहीं दिल्ली में। तो यहाँ पे तो हमें देखना ही नहीं, मतलब हम समझने की कोशिश करें कैसे क्या है। फिर भी है पुडुचेरी में क्या है कि 1963 में, ये देखो, सो वी हैव देयर आर नो नॉमिनेटेड मेंबर्स MLAs इन दिल्ली असेंबली। ठीक है, ये क्लियर हो गया। सेक्शन 3 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 प्रोवाइड्स फॉर द 30 इलेक्टेड मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव, मतलब पुडुचेरी के। ठीक है, सो 30 मेंबर जो है वहां पे इलेक्टेड है, बट इट ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट द यूनियन गवर्नमेंट में नॉमिनेट अप टू 3 मेंबर्स, 3 मेंबर्स को वो पुडुचेरी असेंबली में नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी को लेकर एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया। अभी हम आएंगे जम्मू कश्मीर पे, पहले इसी को लेकर जब इशू हुआ नॉमिनेशन को लेकर, जो पुडुचेरी की गदेन गवर्नमेंट थी एंड यूनियन जो गवर्नमेंट थी, इनके बीच में हुआ, तो मद्रास हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया के लक्ष्मी नारायणन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें क्या बोला, कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि पावर है यूनियन गवर्नमेंट टू नॉमिनेट 3 मेंबर्स टू द असेंबली एंड इट नीड टू बी बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ यूटीज, नोट है बी बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ यूटीज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो यूनियन गवर्नमेंट फ्री है, मतलब जो वहाँ यूनियन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है, गवर्नर है, जो भी है, सो वो फ्री है, अपने विल के हिसाब से नॉमिनेट कर सकते हैं। ये है आपका रूलिंग सुप्रीम हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट का।
अब बट इस केस में एक और चीज बोला, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हाई कोर्ट ने, बोला कि जो आप ऐसे पार्लियामेंट्री लॉ लाते हो ना असेंबली के लिए और उसमें नॉमिनेशन का प्रोविजन होता है तो उसको एम्बिगुअस नहीं रखना है, क्लियर रखना है, क्लियर एंड अनएम्बिगुअस प्रोसीजर फॉर द नॉमिनेशन ऑफ एमएलएस। ठीक है, ये मतलब गाइडलाइंस दी उनको, गाइडलाइंस कह लो या इंस्ट्रक्शंस दी। अब हम आते हैं जम्मू एंड कश्मीर पे। तो यहाँ पे जो यूटी है मद्रास, ये पुडुचेरी वाला, वहाँ फ्री कर दिया कि आप अपने हिसाब से करो, मतलब जो अपन होम मिनिस्ट्री डिसाइड करती है वो करे। बट अब हम आते हैं जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इसमें जो प्रोविजन है एज अमेंडेड इन 2023 प्रोवाइड्स फॉर अ टोटल ऑफ 90 सेलेक्टेड। अब इसमें क्या है कि उस एक्ट में, जैसे हमने इस एक्ट की बात करी, देखो तो सेक्शन, वैसे सेक्शन याद नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा जटिल है ये। तो इसमें 90 सीट्स इलेक्टेड होंगे एंड बाकी सीट्स जो हैं 5 सीट से नॉमिनेटेड होगा। और वो कौन करेगा? एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। कहाँ का? जम्मू एंड कश्मीर का। अब इसमें देखो कि सेक्शन 15, 15A, 15B प्रोवाइड दैट द एलजी में नॉमिनेटेड टोटल अप टू 5 मेंबर्स, जिसमें 2 विमेन होंगी, 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स होंगे एंड 1 डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, पीओके का होगा। ठीक है, अब इसी को लेके एक्चुअल डिस्प्यूट है दोनों सेंट्रल एंड यूनियन गवर्नमेंट, ये स्टेट जो यूटी गवर्नमेंट जो है जम्मू कश्मीर की। अब इसी के संदर्भ में एक और कोर्ट केस है एंड दैट इज सुप्रीम कोर्ट का है, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है दिल्ली गवर्नमेंट के लिए, उसके फंक्शनिंग के लिए 2023 में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला ट्रिपल चेन कमांड। क्या है ट्रिपल चेन कमांड? तो जो ऑफिसर्स होंगे ना, ठीक है, जो सिविल सर्वेंट्स कह लो, ऑफिशियल्स, विच इंक्लूड्स एलजी भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं, तो ये सीओएम को अकाउंटेबल होंगे, इनकी अकाउंटेबिलिटी इनको होगी। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी नहीं कह सकते हो, ये रॉन्ग वर्ड है, मतलब इनके एडवाइस पे, मिनिस्टर्स के एडवाइस पे ये काम करेंगे। सीओएम जो है दिल्ली की, एंड मिनिस्टर्स जो हैं वो लेजिस्लेचर। सो मिनिस्टर देख लो अच्छे से दिया, सिविल सर्वेंट्स आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स आर अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर एंड द लेजिस्लेचर जो है इलेक्टोरेट को अकाउंटेबल होंगे। अब इसी बेसिस पर जो जजमेंट आया था, कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि एलजी इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन ऑल मैटर्स एक्सेप्ट, जिसमें दिल्ली असेंबली की लेजिस्लेटिव पावर्स नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तय कर दिया कि एलजी एड एंड एडवाइस में काम करेगा। ठीक है, सो इसी बेसिस पे, ट्रिपल चेन कमांड बेसिस पर। नाउ अगर आप देखो इस चीज को, तो इस बेसिस पे जो एक प्रेसिडेंट सेट किया सुप्रीम कोर्ट ने, जम्मू कश्मीर में भी ऐसा होना चाहिए। ये आर्टिकल कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये आर्टिकल कह रहा है। अब व्हाट शुड बी द, क्या करना चाहिए? तो यूटी जो है डज नॉट एंजॉय द सेम स्टेटस ऑफ फुल फ्लेज स्टेट इन द, देखो यूटी क्या होता है, जो यूटी विथ लेजिस्लेचर होते हैं उनकी साइज छोटी होती है, मतलब नंबर ऑफ एमएलएस इलेक्टेड गवर्नमेंट छोटी होती है, 90-70 इस तरह से। अब वहां पे अगर नॉमिनेटेड मेंबर्स की संख्या 4-5 है, और उसकी वजह से क्या होगा कि मेजोरिटी ही बदल सकता है, तो वहां पे नॉमिनेशन जो है ना बहुत मैटर करता है, और वो पीपल द्वारा इलेक्टेड गवर्नमेंट है। तो इस तरह से अगर सरकार में मेजोरिटी जिनको मिली है उनको माइनॉरिटी स्टेटस हो जाए, मतलब माइनॉरिटी वो हो जाए इन द असेंबली, तो उसे बहुत मतलब जो मैंडेट है उसके अगेंस्ट हो जाएगा इलेक्टोरल जो मैंडेट है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। एंड इस आर्टिकल में ही कह रहा है, मतलब एक तरह से वे फॉरवर्ड कह लो, कंक्लूजन कह लो, नॉमिनेशन ऑफ एमएलएस डज नॉट क्रिएट एनी इशू व्हेन द सेम पार्टीज। अब जब 2 पार्टी सेम रहते हैं यूटी के असेंबली में भी और सेंटर में भी, तो इशू नहीं होता है, बट जब कॉन्फ्लिक्चुअल हो जाता है ना, तब होता है इसको इशू। जैसे कि जम्मू कश्मीर में भी ओमर अब्दुल्ला है एंड बीजेपी की सरकार है इन सेंटर। ठीक है, मतलब एनडीए की गवर्नमेंट है। तो पॉलिटिकल डिफरेंसेस बिटवीन यूनियन एंड यूटी गवर्नमेंट शुड नॉट डिरेल द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। देखो, इन स्मॉलर असेंबलीज लाइक दैट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पुडुचेरी, these nominated MLAs have the potential of converting a majority government into minority one and vice versa। ठीक है, सो एक और चीज है कि यूटी स्टेटस जो है सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया था जम्मू कश्मीर का, वन ऑफ द जजमेंट्स में ऑल्सो, मतलब एक्सेप्ट किया उसको, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा किया, बाइफर्केशन एंड ऑल। ऑल्सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा, यूनियन गवर्नमेंट ने कहा ऐसा कि हम जल्दी ही यूटी जो जम्मू कश्मीर है उसको फुल स्टेटहुड का स्टेटस देंगे। अब अभी जो रिसेंट केस है जो चल रहा है हाई कोर्ट में, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में, तो इसमें क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने एफिडेविट डाली है। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री इन इट्स एफिडेविट बिफोर द जम्मू एंड कश्मीर कोर्ट हैज सबमिटेड दैट द पावर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू नॉमिनेट द 5 मेंबर्स टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ JNK कैन बी एक्सरसाइज बाय हिम विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ। ठीक है, यही है इनका साइड, और जो जम्मू कश्मीर की करंट गवर्नमेंट है उनका यही पक्ष है कि ये सीओएम के एडवाइस से होनी चाहिए। ठीक है, दैट्स इट। ये पूरे आर्टिकल को आप समझ गए होंगे, के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसके प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट हम देख, हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखा, हमने 2 इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट केसेस देखे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा कीवर्ड है ट्रिपल चेन ऑफ कमांड हमने देखा है, एंड फिर दिल्ली में क्या हुआ एंड क्या होना चाहिए इस पर भी हमने डिस्कस की। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस आर्टिकल। चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे, एंड आपके लिए जो ये इन्फॉर्मेशन है ना, ये ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पे, तो आप इसको आर्टिकल्स वगैरह एंड ऑल देख सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल है ग्लोबल हंगर पे, और इसमें इंडिया का रोल। सो सिंपल समझो कि यूनाइटेड नेशन जो है ना, उसने अभी रिसेंटली रिलीज द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट्स। ये है रिपोर्ट का एक्चुअल नाम।
इसमें क्या उसने पाया कि 673 मिलियन पीपल, दैट इज 8.2% जो टोटल वर्ल्ड का है, वर्ल्ड पॉपुलेशन, वर अंडर न्यूरिस्ड। अब ये टर्म है अंडर न्यूरिस्ड का क्या मतलब होता है? सिंपल मतलब है कि बॉडी एक ऐसा स्टेट है जिसमें बॉडी को इनफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो नहीं मिल पाता। न्यूट्रिएंट्स होता है ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, इंपॉर्टेंट है ना हमारी बॉडी को सस्टेन करने, प्रॉपरली इसको अपना जो इंटरनल एक्सटर्नल जो एक्टिविटी वो कर पाए, तो वो कमा है इस रिपोर्ट में, वो कम हुआ है एज कंपेरिजन टू 2023 जो का स्टडी है। मतलब ये जो स्टडी है 2024 का है, और इससे पहले एक साल पहले 2023 जो ईयर था उसका हुआ था, तो उसमें 688 मिलियन थे। मतलब अभी कितने हैं? 673 मिलियन, मतलब 15 मिलियन तो कम है वर्ल्ड लेवल पे देखो। एंड बट इट अगर प्री पेंडेमिक लेवल पे देखो तो अभी भी ये ज्यादा है। प्री पेंडेमिक लेवल्स में 7.3% ही हुआ करता था, अभी कितना है? 8.2% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, 2018 की बात है। तो कोविड की वजह से ये हंगर वाला इशू और बढ़ गया था, आप सबको पता है, ये न्यूज में था। अब इंडिया इसमें डिसिसिव रोल जो है वो प्ले करा है इंडिया ने। एंड गेन आर द रिजल्ट ऑफ पॉलिसी इन्वेस्टमेंट, देख लो, फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इंक्रीजिंगली ड्राइवन बाय डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्मार्टर गवर्नेंस एंड इंप्रूव सर्विस डिलीवरी। ये 4-5 फैक्टर्स है। मतलब अगर दुनिया में अंडर नरिशमेंट को लेकर जो नंबर कमा है, जो पीपल उसके अंदर जो आ रहे थे अब कम हुए हैं, तो इसका मेन रीजन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है कि इंडिया में वो चेंजेस हुए, इंडिया में चीजें बेटर हुई, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन है ना इंडिया का, दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। सो और वो दिखता भी है कैसे कि नेशनल सैंपल सर्वे डेटा जो आया हाउस होल्ड कंजम्पशन का, उसमें कंपेयर किया गया 2020-2022 से लेकर 2022-2024 के बीच में। तो जो अंडर नॉरिशमेंट जो इंडिया में है वो डिक्लाइन किया। पहले 14.3% हुआ करता था इस पीरियड में, वो घट के 12% पे आ गया। और इंडिया के पॉपुलेशन के हिसाब से देखो तो 30 मिलियन लोग कम हो गए, ठीक है। सो दिस इज द डेटा। अब हम देखते हैं इसका प्रोग्रेस क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो पीडीएस सिस्टम इंडिया में, ये मूव क्यों कर रहा है भाई? हाँ, सो हम आते पीडीएस, पब्लिक जो पब्लिक को फूड कह सकते हो, अच्छे से मैंने इसे बताया है, फूड ग्रेन सब्सिडी। ओके, सो फूड ग्रेन सब्सिडी सिस्टम अंडर एनएफएसए जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 का, कवरिंग 800 मिलियन, और इसको डिजिटलाइज किया गया है, डिजिटाइज कह सकते हो, विद आधार, ई पॉइंट ऑफ सेल, रूट्स इन 1940s। मतलब इसकी शुरुआत हुई थी पीडीएस सिस्टम की, ये मतलब राशनिंग सिस्टम जो 1940s में हुआ। फिर टारगेटेड पीडीएस जो स्टार्ट हुआ 1997 में, इनसे रिलेटेड ये डेटा है, मतलब फैक्ट्स है, मतलब पीडीएस से रिलेटेड। सो यही है पीडीएस के अंदर कि पीडीएस में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, आपने फूड ग्रेन्स पहुंचाया घर घर तक, which is undergone a profound transformation. The system has been revitalized through digitalization, आधार enabled targeting, real time inventory tracking, biometric जो authentication है आधार से ही related है। and जो migrant workers हैं उनके crisis, उनको अंडर जो उनको हंगर वाला इशू या फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी वाला इशू है, उसको भारत सरकार ने बहुत अच्छे से किया। वन नेशन वन राशन कार्ड प्लेटफॉर्म एंड पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम सिंपल है कि अगर आप जहां खरीदने जाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी मॉल में खरीदने जाते हो एक अपने लिए शर्ट, तो आप देखते हो उसको, वो ट्रैक करते हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो, और वो पूरी तरह से ऑनलाइन उसकी रजिस्ट्री बन गई। अब उनके मॉल में कितने शर्ट्स हैं उनको पता है, ठीक है। इनके अकाउंट में जिसने इस चीज़ का बेनिफिट उठाया, जिन्होंने शर्ट खरीदा, जैसे सपोज मैंने शर्ट खरीदा, तो मैंने कितने शर्ट्स खरीदे, जस्ट मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, तो वो सारी चीज़ें अपडेट हो गई। तो एक रियल टाइम इन्फॉर्मेशन है, तो किसको कितना मिलना चाहिए और हमारे पास कितना कलेक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल उस मॉल में कितना शर्ट्स है और कितनी हम दे सकते हैं, बेच सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें समझ आता है। तो ये एक तरह से टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए अवेलेबिलिटी या कैसे और ज़्यादा बेटर वे में हम सर्विस डिलीवरी कर पाए, वो समझ आती है, ठीक है। सो वन नेशन वन राशन कार्ड, अगेन इसको भी मैंने समझाया है। सो 2019 में स्टार्ट हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड कंज्यूमर है इससे रिलेटेड, आई थिंक उन्हीं के ऊपर ये इसको इंप्लीमेंट करने का भार है। नेशन वाइड फुली इंप्लीमेंटेड बाय 2022, मेजर बूस्ट फॉर माइग्रेंट्स फूड सिक्योरिटी, ठीक है। सो एक कार्ड होता है, आप मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हो तो उस कार्ड को यूज कर सकते हो डिफरेंट स्टेट्स में। अब जैसे फुल्ली इंप्लीमेंटेड इन 2022, मतलब हर एक राज्य यूटी में ये इंप्लीमेंटेड है, तो आप सबको वो कार्ड दिया जाता है जो माइग्रेंट होते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। अब देखो, these innovation allowed India rapidly to scale up food support during the pandemic and continue to ensure access to the subsidized staples। मतलब 800 मिलियन, मतलब 80 करोड़ लोगों को इस सिस्टम के थ्रू फायदा मिला है। बट फायदा किस चीज में मिला है? कैलोरीज, मतलब ये स्टेपल जो फूड ग्रेन्स है ना, वो मिल रहा है, पेट भर रहे हैं, मतलब हंगर मिट रहा है। बट हंगर इज नॉट सफिशिएंट ना, हमें एक स्टेप और फर्दर जाना है, न्यूट्रिशनल हमारे पास एक्सेस उनको देना है, और न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है। सो आई वाज सेइंग कि क्या डिफरेंस है कैलोरीज बेस्ड, तो कैलोरीज बेस्ड में ना आप एनर्जी कैलकुलेट करते हो, मेजर करते हो। न्यूट्रिशनल जो आप फूड खाते हो ना, उसमें आप क्या करते हो, एसेंशियल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो आपके बॉडी के लिए रेलिवेंट है, जो जिससे आपका वर्क करे, जैसे विटामिन है, मिनरल्स है, ये सारी चीजें। तो हमें अब इसके तरफ बढ़ना पड़ेगा, और हमने शुरुआत भी की, जैसे पोषण स्कीम है या इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ठीक है। पोषण स्कीम के बारे में भी अच्छे से बता दिया है, आप लोग देख सकते हो। 2021 में लॉन्च हुआ है मिड डे मील, पहले हुआ करता था, ठीक है। एंड क्लास 1 से लेके 8 तक इसको दिया जाता है, और न्यूट्रिशन मतलब एक बार खाना दिया जाता है दिन का, और न्यूट्रिशियस फूड दिया जाता है, ठीक है। सो
ये चीज़ें हमने स्टार्ट किया, लेकिन अभी और करने की ज़रूरत है, मास लेवल पे करने की ज़रूरत है। एंड कि और हम क्या कर सकते हैं, इन्होंने इस एडिटोरियल में बताया है। मैक्सिमो टोरिरो कूलेन, ये चीफ इकोनॉमिस्ट हैं FAO का। FAO क्या है ये भी देख लेते हैं। तो एक यूनाइटेड नेशन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका काम है कि हंगर, पॉवर्टी, ये सारी चीज़, मतलब इसको इरेडिकेट करना, मतलब उसके लिए प्लान करना। तो देख लो, स्पेशलाइज्ड बॉडी है जिसमें कि 194 मेंबर्स प्लस EU है, मतलब EU को अगर कर लो तो 195 है। ठीक है, बस इतना ही समझना, इससे ज़्यादा। और ये रिपोर्ट जो है इसी ने पब्लिश करी है। और हम क्या कर सकते हैं, तो देखो, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में ये 13% है रेशियो, टू रिड्यूस द एस्टिमेटेड 30% टू फूड लॉस बिटवीन फार्म एंड मार्केट। फार्म जो है हमारा एग्रीकल्चर फील्ड से मार्केट जो जाता है उसमें 13% लॉस हो जाता है, तो इसको भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा इन एडिशन जो है विमेन लेड फूड एंटरप्राइजेज एंड लोकल कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा देना पड़ेगा। एंड FPO, आपको पता है FPO क्या होता है, कि फार्मर्स मिलकर प्रॉपर वे में, मतलब एक मतलब सेटअप बनाते हैं और उसमें मार्केटिंग और बेटर वे में कैसे करें अपने प्रोडक्ट को, ये सब हम लोग तय करते हैं। मतलब एग्रीकल्चर जो है बेनिफिट मिले उनको कलेक्टिवली, तो वो है फूड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड ये भी इन्होंने सजेस्ट किया कि इंडिया मस्ट कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन डिजिटल एडवांटेज टू ड्राइव द ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि एग्री स्टैक आपको पता होगा, नाम है, जियो स्पेशियल डेटा टूल्स, ये सारी चीज़ें। यही है। एंड इसमें ऑल टुगेदर यही कहा गया लास्ट में कि इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो SDG 2 है, कि जिसका लक्ष्य क्या है 2030 तक ग्लोबल जो हंगर है उसको जीरो हंगर, मतलब जीरो हंगर की तरफ हम आगे बढ़े। तो उसमें इंडिया का बहुत रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है। एंड इंडिया में चीज़ें बेटर हो रही है, बट हमें ना एक तरफ तो हंगर जो है ख़त्म करें, उसके लिए हम ये फूड तो प्रोवाइड कराए ही, फूड ग्रेन्स तो प्रोवाइड कराए, उसके साथ साथ हमें न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट को भी टच करना पड़ेगा। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियां होती है। अगर हम, हाँ, एक चीज़ और है, मैल न्यूट्रिशन और अंडर नॉरिशमेंट में क्या फ़र्क है। अंडर न्यूट्रिशन कह लो तो मैल न्यूट्रिशन जो होता है ना, सॉरी, हाँ, मैल न्यूट्रिशन में बेसिकली क्या होता है कि एक ब्रॉडर टर्म है जहाँ पे अंडर भी हो सकता है न्यूट्रिशन और ओवर भी हो सकता है, मतलब कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। समटाइम्स क्या होता है, चीज़ें ज़्यादा हो जाती है लोग खाते हैं तो एक ब्रॉडर टर्म है। और अंडर न्यूट्रिशन जो है, अंडर नॉरिशमेंट कह लो, वहाँ पे आपका भूख तो मिट रहा है, बट जो आपको इंपॉर्टेंट मिनरल्स चाहिए या आपको विटामिन चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और इसी से लीड, इससे डिजीज कहा जाता है, कलेक्टिव डिजीज उसको बोलते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, उससे भी इसको जोड़ सकते हो। ठीक है, ये है पूरा ये आर्टिकल, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वन इज, इसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन दिया मीन्स के लिए, आप देख लेना, ये सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज, हाउ शुड टोल कलेक्शन प्रैक्टिसेस बी रिफॉर्म्ड। लेट अस गो टू दिस आर्टिकल, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। द आर्टिकल इज, एक मिनट दे दो। हाँ, आर्टिकल से पहले ना कुछ मैं बेसिक्स नहीं, आर्टिकल के थ्रू ही करेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ठीक है, एक पार्लियामेंट्री फाइनेंशियल कमेटी है जिसमें 22 मेंबर्स होते हैं। एंड इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, दैट इज बिफोर इंडिपेंडेंस 1921 के आसपास ही इसकी शुरुआत हुई थी। मतलब कि मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में एक रिफॉर्म ये भी, मतलब कह सकते हो छोटा सा है, बट ये इंक्लूडेड था, तो ये स्टार्ट किया गया था। द थिंग इज, इस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दिया है जो टोल कलेक्ट किया जाता है उससे रिलेटेड एंड फास्ट टैग से रिलेटेड। इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने समझ लिया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है क्या। PSC बता दिया मैंने कि 22 मेंबर्स होते हैं, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। और इसका जो चेयरमैन होता है ना, आउट ऑफ 22 मेंबर्स, 1 जो होता है वो कन्वेंशन, बाय कन्वेंशन वो अपोजिशन पार्टी का होता है। तो अभी कांग्रेस के वेणुगोपाल हैं, ठीक है, उन्होंने इस कमेटी को अभी लीड कर रहे हैं। उन्होंने ये रिपोर्ट दिया। अब रिपोर्ट में उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी है। सबसे पहले वो एडवोकेट करते हैं कि डिसकंटिन्यूइंग द सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग टोल चार्जेज ऑन नेशनल हाईवेज वंस द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हैव बीन फुल्ली रिकवर्ड। उनका ये कहना है कि जो आप टोल चार्जेस लेते हो ना, एक बार आपने जितना पैसा लगा वो अगर आप रिकवर कर लेते हो हाईवे को बनाने में, मेंटेनेंस करने में, तो फिर उससे ज़्यादा टोल लेने की जरूरत नहीं है। पहला इन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया। एंड इसी से रिलेटेड उन्होंने ये एक्सप्रेस किया कि कंसर्न द करेंट टोल प्रैक्टिसेस अलाउ फॉर इनडेफिनिट कलेक्शन रिगार्डलेस ऑफ रोड क्वालिटी, ट्रैफिक वॉल्यूम और यूजर। तो ये कभी खत्म नहीं होता है टोल लेना। उनका कहना है कि जितना आपने खर्च किया बनाने में और मेंटेनेंस में जितना खर्च हो रहा है, उतना अगर आपने रिकवर कर लिया तो फिर छोड़ दो, उसके बाद ये खत्म नहीं होता है। तो इसके लिए उन्होंने एक कीवर्ड दिया है, मतलब कह सकते हो अ रेजिम ऑफ परपेचुअल टोलिंग। मतलब कि परपेचुअल से मतलब लगातार, मतलब एक ऐसा रेजिम बन गया कि लगातार चलते आ रहा है, टोल लिया जा रहा है और उसको जो है रोकने की जरूरत है, ये उनका कहना है। सेकेंड रिकमेंडेशन पे हम आते हैं कि इसको सेकंड में देना था, मैंने यहाँ सेकंड दे दिया, चलो कोई बात नहीं। तो पैनल एम्फेसाइज दैट एनी कंटिन्यूएशन of toll collection beyond cost recovery should only be permitted with a clear justification approval from the proposed independent oversight authority। इसी को एक्सटेंड कर सकते हैं कि उनका कहना है कि अगर टोल लिया भी जाता है, कलेक्ट किया भी जाता है, तो एक अथॉरिटी होनी चाहिए और वो इसको जब जांच करेगी तभी वो अलाउ करेगी, मतलब प्रॉपर जस्टिफिकेशन चाहिए। और इसके लिए उन्होंने जो रिकमेंड किया है, इसी चीज, इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए, कि एक स्पेशलाइज्ड रेगुलेटरी बॉडी बनानी चाहिए जो कि इंश्योर करेगा ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस इन टोल डिटर्मिनेशन, कलेक्शन एंड रेगुलेशन। ठीक है। एंड PSC नोटेड दैट व्हाइल टोल रेट्स करेंटली इंक्रीज annually by fixed 3% increment plus partial
इंडेक्सेशन टू होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो हर साल 3% बढ़ता है और इसको कनेक्ट कर रखा है WPI से, ठीक है, CPI WPI आप जानते होंगे। There exists no institutional mechanism to independently evaluate whether these charges are justified relative to actual operational and मतलब किस बेसिस पे लिया जा रहा है, कैसे लिया जा रहा है, ये सारी चीजें इस पे अभी तक पता नहीं है, मतलब चार्ज कर रहे हैं 3% एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये रिकमेंडेशन है। पैनल हैज ऑल्सो इंसिस्टेड दैट द हाईवे यूजर शुड रिसीव टोल reimbursements when construction is in progress and commuters cannot, देखो जब आप रोड को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो आपको ना जो क्रॉस करते हैं नेशनल हाईवे के थ्रू जो टोल देते हैं, तो उनको सिंपल वर्ड में समझो कि उनको रीएम्बर्समेंट्स जो है वो भी मिलेगा, ठीक है। मतलब कि आप अच्छा सर्विस दे नहीं रहे हो, ऊपर से आप टोल कलेक्ट कर रहे हो, तो इस चीज को देखते हुए उन्होंने ये रिकमेंड किया है, ठीक है। फिर आते हैं फास्ट टैग्स पे। फास्ट टैग होता क्या है देख लेते हैं, सिंपल है। फास्ट टैग लॉन्च बाय नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या है, ये एक टेक्नोलॉजी पे काम करता है। देखो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं नेशनल हाईवे के लिए, दैट इज रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID। करता क्या है कि एक छोटा सा टैग होता है एफिक्स्ड ऑन व्हीकल्स विंड स्क्रीन जो होता है उस पे, एंड स्कैनर जो जब क्रॉस करता है, वो टोल प्लाजा क्रॉस करता है, तो RFID जो है ना, स्कैनर्स एट टोल प्लाजा ऑटोमेटिकली डिटेक्ट टैग लिंक टू द प्रीपेड वॉलेट बैंक अकाउंट से ये लिंक्ड होता है पहले से ही आपका जो टैग होता है, ठीक है। एंड आपके पैसे ऑटोमेटिकली कट जाते हैं, कुछ आपको नहीं करना है, बस क्रॉसिंग के थ्रू ही आपके पैसे कट गए। और ये फुल्ली मैंडेटरी कर दिया गया था फेब 2021 से, मतलब नेशनल हाईवेज पे कोई भी व्हीकल्स पास होगा ना, तो उसके लिए फुल्ली ये मैंडेटरी कर दिया गया था। सो इनेबल्स इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, रिड्यूसेस कंजेशन, जो भीड़ होती है उसको, टोल प्लाजा पे बहुत भीड़ हुआ करती थी, तो उसको ये एक तरह से कम कर रहा है, ठीक है। सो यही है पूरा। एंड कैसे टोल डिटरमाइंड होता है, हाँ, तो इसके लिए उन्होंने बोला कि स्कैनर्स वगैरह में इशू होता है रीडिंग में, कलेक्शन पॉइंट्स में, तो इसको थोड़ा सा बेटर करने की जरूरत है। इसको लेकर भी उन्होंने रिकमेंडेशन दिया है कि डिस्पाइट देयर एक्सटेंसिव implementation, traffic bottlenecks persist on national highways due to malfunctioning scanner readings at collection points and suggested establishing on location. So इसको बेटर करने की जरूरत है, इसी पे उन्होंने जोर दिया है। नेक्स्ट इज सेक्शन 7 जो है ना, नेशनल हाईवेज एक्ट 1956। सो सेक्शन 7 1950, इसमें क्या है, सिंपल है कि ये गवर्नमेंट को एम्पावर करता है, एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू लेवी फीस फॉर सर्विसेज और बेनिफिट। जो नेशनल हाईवेज पे आप सर्विसेज उठाते हो, बेनिफिट जो आप ले रहे हो, उसके लिए आपके ऊपर फीस लेवी किया जाएगा, वो गवर्नमेंट को पावर देता है। और कौन सी गवर्नमेंट है, स्टेट या सेंटर? सो इट इज द यूनियन गवर्नमेंट, जो सेक्शन 9 में लिखा हुआ। और एक चीज और है, नेशनल हाईवे फी रूल्स 2008, इसमें क्या कहा गया है कि जो पॉलिसीज होंगी ना, पॉलिसी फॉर द कलेक्शन ऑफ यूजर फी इज फॉर्मुलेटेड एंड गवर्न बाय दिस, इस रूल से होता है, ठीक है। सो द रेट्स, तो बस यही है। और इसमें एक चीज और है, PPP मॉडल्स की बात की गई है। एक होता है BOT, एक होता है TOT, और एक है नया टेक्निक है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। इनविट्स का नाम सुना होगा, प्रीलिम्स में आया भी है, ठीक है, इंफ्रा इन्वेस्टमेंट फंड। तो अब ये तीनों कीवर्ड्स को मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। सो टॉट क्या है, सिंपल है, देखो TOT मॉडल, टोल ऑपरेट एंड ट्रांसफर, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, हाईवे बना देती है, ठीक है, देन ऑक्शन करती है, मतलब हाईवे बना के और किसी प्राइवेट प्लेयर को ऑक्शन कर दिया, वो इस पे उनके पास अधिकार हो जाता है टोल कलेक्ट करने का। टोल यहाँ आ गया कीवर्ड। फिर वो ऑपरेट करते हैं प्राइवेट प्लेयर, एंड देन फिर गवर्नमेंट को एक सर्टेन पीरियड, जितना टाइम पीरियड के लिए ऑक्शन किया गया था ना, कि एक पीरियड के लिए ऑक्शन किया गया, उसको ट्रांसफर कर देते हैं। PPP मॉडल पे एक बार क्वेश्चन आया था UPSC प्रीलिम्स में, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, मतलब जो पब्लिक जो सर्विसेज प्रोवाइड जो किया जा रहा है ना, तो वहाँ पे दोनों मिलके, पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों मिलके सर्विस प्रोवाइड कराने में मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक मॉडल है, इस पे क्वेश्चन आया था हैम मॉडल पे, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो समझ गए हो, सरकार ने बना दिया हाईवे, फिर ऑक्शन कर दिया, फिर टोल कलेक्ट करने का पावर दे दिया टू द प्राइवेट प्लेयर, फिर प्राइवेट प्लेयर टोल करेगी, कलेक्ट करेगी, ऑपरेट करेगी, उसी ऑपरेशन टोल कलेक्ट जो ऑक्शन में पैसे दिए उसी से वो उसके जितना उसने खर्च किया वो इसी से मुनाफा होगा, फिर उसके बाद ऑपरेट करेगी एंड देन फिर ट्रांसफर कर देगी, इसीलिए T4 ट्रांसफर लिखा हुआ है, ठीक है। एंड देन ये TOT मॉडल है, ठीक है। मैंने BOT मॉडल डिस्कस नहीं किया, इसको भी बता ही देता हूँ। ये भी एक तरह का PPP मॉडल है। तो बिल्ड ऑपरेट, यहाँ पे क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है प्राइवेट मॉडल। आपने TOT में क्या देखा, गवर्नमेंट बना रही है, यहाँ पे क्या है, प्राइवेट प्लेयर ही बना रही है। फिर उसके बाद वो ऑपरेट करती है, ऑपरेशन में जो ऑपरेट करने में जो पैसे उसको कलेक्ट करती है, एंड देन फिर ट्रांसफर कर देती है टू द गवर्नमेंट। एक सर्टेन पीरियड के लिए भी ये मॉडल जो है इसके ऑप्शंस होते हैं, समझ गए, यही डिफरेंस है। फिर इनविट जो है आपको पता है, सेबी रेगुलेट करता है। अब जैसे म्यूचुअल, एक तरह का म्यूचुअल फंड है कि आप क्या करते हो, कलेक्ट करते हो बहुत लोगों से पैसा, मतलब लोग जो आम लोग हैं, एंड देन जो उसमें प्रॉफिट होता है, देख लो, इन्वेस्टर्स अर्न रिटर्न्स फ्रॉम द प्रोजेक्ट रेवेन्यूज लाइक टोल्स। तो जो जिनका जितना जैसे हिस्सा होता है ना, वो उसमें अपने पैसे देते हैं, उनको उस तरह से टोल से पैसे रिटर्न मिल जाता है। यही है इसका, ये मॉडल जो है एक नया टेक्निक है, ठीक है। और बाकी तो ज़्यादा कुछ नहीं है। एक और डेटा है इंपॉर्टेंट कि टोल कलेक्शन जो है हैज़ गॉन अप टू 1046 करोड़, जो कि 2005-6 में हुआ करता था, बढ़ के इतना हो गया है,
ठीक है, जिसमें 25,000 करोड़ रुपीज जाता है CFI में। बताना रेलिवेंट आर्टिकल CFI का 266 या 267, आप लोगों को आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो है ना, इस चीज़ को एक्नॉलेज करती है, जो PSC जो रिकमेंड किया है, बोला है कि इस पे इट हैज़ इनिशिएटेड द कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी विथ नीति आयोग टू रिवाइज एंड यूज फी डिटर्मिनेशन फ्रेमवर्क। ठीक है, लेट अस गो टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो डिक्लाइन करता है, 5.2% पे पहुंच गया है। अब मुझे ये सिंपल समझाना है कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे क्या है। सो सिंपल है, कंडक्टेड बाय द, जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है इसको कंडक्ट कौन सी मिनिस्ट्री करती है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन। ओके, एंड लेट अस सी, अभी जो डेटा आया रिसेंट, उसमें कहा गया कि जुलाई के, सॉरी मैं कहाँ आ जाता हूँ, जुलाई के तुलना में, जून की तुलना में, लास्ट जो जून हमारा बीता है, 5.2% हो गया है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ओके, एंड कंपैरिजन किया गया है कि मेल का क्या रहा, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, फिर उसके बाद देखेंगे रूरल अर्बन, मेल फीमेल का देखेंगे, फिर रूरल अर्बन देखेंगे, ऐसा कंपैरिजन है। देन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का कंपैरिजन देखेंगे। तो यही इस पूरे आर्टिकल में हमें क्या करना है, 3 कीवर्ड समझना है। ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये क्या है, इसको हम देखेंगे। मैंने बता दिया कि नेशनल स्टैटिस्टिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको करवाती है, तो हमें इसमें फोकस करना पहला टर्म लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, तब हम वर्कर पॉपुलेशन पे जाएंगे, देन अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे जाएंगे। ठीक है, इन 3 जो रेशियोज हैं इसको हम देखेंगे, जिसके बेसिस पे तय करती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन कि कैसे जो हमारी इकोनॉमी है इन टर्म्स ऑफ फोर्स पार्टिसिपेशन, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट आगे बढ़ रही है। तो सबसे पहले है हमें समझना लेबर फोर्स क्या है। लेबर फोर्स होता है, वी हैव, कि जितने लोग काम कर रहे हैं अभी और जितने लोग जॉब सीख कर रहे हैं, जिनको जॉब चाहिए, मतलब हर एक को तो जॉब नहीं मिलता ना, एज यू नो, तो उसको हम लेबर फोर्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो। मैं फिर से रिपीट करूंगा, जितने काम कर रहे हैं, जिन एम्प्लॉयड हैं और जितने सीख कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं लेबर फोर्स, एक पार्टिकुलर इकोनॉमी का। फिर उसके बाद वी हैव व्हाट इज ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो। तो ये सिंपल है कि जो हमारा लेबर फोर्स है उसको डिवाइड कर देते हैं वर्किंग एज जो पॉपुलेशन है। क्या है इंडिया में वर्किंग एज पॉपुलेशन? 15 या 15 से ऊपर का एज से 59 ईयर्स, मेल फीमेल दोनों, मतलब हर एक जेंडर को इंक्लूड कर लो। सो पूरा लेबर फोर्स आपको पता है क्या है लेबर फोर्स, अनएम्प्लॉयड प्लस सीकर्स। ठीक है, फिर वी हैव द नेक्स्ट रेशियो इज अनएम्प्लॉयड रेशियो। इसको देख लेते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो, इसी की बात की गई है इस आर्टिकल में। तो इट इज जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है, मतलब जो विलिंग टू वर्क है, यहाँ पे सीकर्स जो है ना, जिनको जॉब नहीं मिली, एंड इसको डिवाइड कर देते हैं पूरा लेबर फोर्स से, जिसमें आपको पता है दोनों इंक्लूडेड है, एंड 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आ गया आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट रेशियो। नेक्स्ट वन इज वी हैव WPR, वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो। तो इसमें सिंपल है कि टोटल एम्प्लॉयड, अगर हमें निकालना होता है एम्प्लॉयमेंट रेशियो, तो क्या करते, यहाँ भी अनएम्प्लॉयमेंट निकाला है, एम्प्लॉयमेंट क्या था, तो जितना जॉब कर रहे हैं डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स, मल्टीप्लाई 100 कर दो। अब है वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो, सिंपल है एम्प्लॉयड एंड टोटल जो पॉपुलेशन है कंट्री का, इकोनॉमी का, मल्टीप्लाइड बाय 100। सो आप ये 3 कीवर्ड समझ गए होंगे लेबर फोर्स के साथ। अब इसी को कंपेयर किया गया है कि जो लेबर फोर्स है ना विमेन का, वो मार्जिनल इंक्रीज करता है जून के तुलना में 20.5% हो जाता है एज कम्पेयर टू जून, जो कि 20.4%। अब देखो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है ना, हम देख रहे थे सारे जेंडर्स का, बस फीमेल को ले लेंगे ना कि फीमेल में लेबर फोर्स क्या है, जितने लोग फीमेल में इंप्लॉयड हैं, जितना सीख कर रहे हैं, एंड जो वर्किंग पॉपुलेशन फीमेल की टोटल है उससे डिवाइड कर देंगे, ये इससे फीमेल का आ जाएगा, सिमिलरली मेल का आ जाएगा। इस तरह से हम सेग्रीगेट कर सकते हैं। देन वी हैव मेन का देखो तो वो 57% है, एंड पूरा एवरेज निकालो सबका तो वो 41% है, मतलब सारे जेंडर्स को इंक्लूड कर लो तो। एंड फिर रूरल एरियाज में मेल का 78% है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, विमेन का 36.9% है। ठीक है, एंड यही है, मतलब अब इसी को देखो, फिर वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो। यार इतना डेटा तो याद रहेगा नहीं, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है बैंकिंग एग्जाम्स वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट हो, प्रीलिम्स के लिए मुझे नहीं लगता इतने डेटा में जाता है। हमें कॉन्सेप्ट पे फोकस करना चाहिए। और जो इंपॉर्टेंट है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वो इस महीने में जुलाई में 25.5% है, 1% इंक्रीज करता है। ठीक है, सो लेट अस गो अहेड। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया जो प्लान कर रहा है 2014 में, जितेंद्र सिंह इन लोकसभा। सो यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जो अनाउंस करता है लोकसभा में कि इंडिया प्लान से मेंड लूनर मिशन 2040। सो अभी इंडिया क्या प्लान कर रहा है वही इसी पे डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। सो पहला है वायोमित्र, एक रोबोट है, उसको भेजा जाएगा एक, देखो, सो एन अनक्रूड स्पेस मिशन इन्वॉल्विंग ए रोबोट जिसका नाम वायोमित्र है, 2026 में भेजा जाएगा। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, गगनयान भेजा जाएगा, बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, इसी का एक पहला पार्ट कह सकते हो, अनमेंड है बट रोबोट भेजा जा रहा है। नेक्स्ट वन, मतलब इसको 2027 में भेजा जाएगा। फिर इंडिया प्लान कर रहा है कि अपना भारत अंतरिक्ष स्टेशन बनाए 2035 तक, एंड 2040 तक हम अपने एस्ट्रोनॉट को भेजेंगे मून पर। ये हुआ। एंड एक और इंपॉर्टेंट डेटा है कि इंडियन स्पेस जो इकोनॉमी है वो
8 बिलियन होगी, 8 बिलियन पहुंच चुकी है और उसको ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये कि 45 बिलियन नेक्स्ट डेकेड में हो जाएगी। बस यही है, इतना ही है। ओके, सो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही इसके कंटेक्स्ट में देख सकते हो। अभी जो बहुत सारे लोग स्टेट पीसीएस देंगे उसके लिए, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये आपका एमसीक्यू है आज का, इन्हीं 5 आर्टिकल से रिलेटेड होंगे। आंसर भी दे दिया है, बट द थिंग इज़ कि टाइम कितना हुआ है। मैंने आज भी प्लान किया है, बट डिस्कशन में क्या है यार, बहुत टाइम हो गया, आज भी इसे रोकना पड़ेगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। सो ठीक है, मैं कल ट्राई करूँगा कि जल्दी जल्दी इसको किया जाए, एंड कल हम ट्राई करेंगे। आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि फर्स्ट पोर्शन जो है ना, कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया, ये इसका अलग अलग पर्सपेक्टिव आपको दिखाना है डायमेंशंस में। ठीक है, क्या क्या आप क्रिएट कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कैसे उसको एड्रेस किया जा सकता है। ठीक है, फिर हम शुभम कुमार सर की कॉपी को देखेंगे। ओके, सो कल करेंगे इसको, कल होगा तो पहले ही कर लेंगे। ठीक है, सो टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए। एक और चीज़ कहूँगा कि आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं, वैसे मैं सारे डाउट्स एड्रेस कर ही देता हूँ, बट अगर आप फिर भी नहीं डाउट्स क्लियर होते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, रामानाथ जूनियर। यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो मुझे। ठीक है, डीएम कर सकते हो। क्या है, RAMANATHJR, ये कैपिटल है जी, @ यहाँ आप अगर टेक्स्ट करोगे, अगर आपके डाउट्स होते हैं, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, करंट अफेयर्स कैसे यूज़ करना चाहिए, मैक्सिमम डाउट्स होते हैं, वैसे तो मैं एड्रेस कर ही देता हूँ कमेंट सेक्शन में ही, बट स्टिल अगर आपके डाउट्स हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि वो एड्रेस कर दूँ डीएम के थ्रू। ठीक है, सो थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं कल डायमेंशन फैक्ट्री को अच्छे से करेंगे। कोर्स जो मैंने दिया है उस पर आप एग्जाम्पल्स दो, एंड आई होप कि जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, एक एक चीज़ को कवर कर रहे हैं, कुछ भी मिस नहीं कर रहे हैं, और प्रॉपरली एनालाइज कर रहे हैं जीरो लेवल से, ताकि चीज़ें आपको बेसिक लेवल पे चीज़ें समझ आई, तो वो हो रही है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।